ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, ये किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित होता है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी केवल दो। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। ये किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित होता है। ये भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखभाल एवं उन्हें गोद देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। दूसरा प्रश्न, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किन लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार होता है? आपके ऑप्शन है ए समाज के सभी दुर्बल वर्गों को, बी केवल दलित महिलाओं को, सी केवल विकलांगों को, अथवा डी केवल सभी महिलाओं को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए समाज के सभी दुर्बल वर्गों को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लाया गया था। इसी कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन किया गया है। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएनएससी की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्ण क्रम के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने के लिए की जाती है, बी सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से यह क्रम चलता रहता है, सी सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, अथवा डी वर्तमान समय में अमेरिका यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी हाल ही में 1 अगस्त से भारत 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना है। बता दें कि यूएनएससी की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णक्रम के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने के लिए की जाती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से यह क्रम चलता रहता है। सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख को यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न, कराची समझौता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत पाकिस्तान के बीच बैक्ट्रियन ऊंटों के संरक्षण से, बी भारत पाकिस्तान के बीच गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तानी कब्जे से, सी भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के दौरान बंदियों के आपसी प्रत्यर्पण से संबंधित, अथवा डी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे से संबंधित। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है। दरअसल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपना क्षेत्र बताते हुए 1947 में इस पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारतीय संघ में कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1949 में एक समझौता किया गया। इस समझौते के मुताबिक जिसके कब्जे में जो इलाका था उसी स्थिति में युद्ध विराम कर दिया गया। इसी को कराची समझौता कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन काफी चर्चा में था। यह कब और क्यों लाया गया था? आपके ऑप्शंस है ए 1857 में बंगाल में बढ़ रही हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी 1876 में चाय की खेती हेतु पूर्वोत्तर भारत में जमीन अधिग्रहण करने के लिए, सी 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए, अथवा डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का सही जवाब है सी। 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने साल 1873 में पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लाया था। इसका 2 साल बाद 1875 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन आज भी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह बना हुआ है। छठा प्रश्न, हाल ही में श्रेया सिंघल मामला समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। यह किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, आईटी एक्ट की धारा 66A से, बी, कोविड मरीजों को निर्बाध गति से चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित, सी, कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित, अथवा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, आईटी एक्ट की धारा 66A से। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 24 मार्च 2015 को श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिया गया फैसला भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के क्षेत्र में दिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। ये आईटी एक्ट की धारा 66A से संबंधित है, जो हाल के दिनों में काफ़ी सुर्खियों में था। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी नेसैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेसैक अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर परिषद की एक संयुक्त पहल है। दूसरा, ये अगरतला में मौजूद है। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, यानी केवल कथन एक सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नेसैक से असम मिजोरम सीमा विवाद को हल करने के लिए उपग्रह चित्रण के जरिए राज्य की सीमाओं का मानचित्रण और सीमांकन करने को कहा है। बता दें कि नेसैक की स्थापना साल 2005 में हुई थी। ये अंतरिक्ष विभाग और पूर्वोत्तर परिषद की एक संयुक्त पहल है। ये शिलांग में स्थित है। इसका काम उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता के जरिए क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करना है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।